हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। लंबे समय से विवादों में रहे वक्फ कानून के ऊपर सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय पेश किया। हालांकि यह निर्णय अपने आप में पूर्ण नहीं था और फिलहाल जो समुदायों की अपनी अपनी मांग थी वो मांगे भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस निर्णय के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए उससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर विचार कर लेते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूँ। और फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है सुप्रीम कोर्ट पार्शियली स्टेज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए भाई, फिलहाल क्या हुआ है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली स्टे लगाया और पार्शियली चीज़ों को लागू रहने के लिए अनुमति दे दी है। अब इस दौरान क्या क्या विवाद था, क्या क्या चीज़ें थी, आइए एक बार उसके ऊपर खास तौर पर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल ये जो मांग थी, ये मांग थी मुस्लिम समुदाय की और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस लगाई गई थी वक्फ कानून में किए गए संशोधनों के खिलाफ। अब वक्फ कानून जो नया आया था वो काफ़ी सारे संशोधनों के बाद आया था जो मुस्लिम समुदाय को स्वीकार नहीं था और उनकी मांग ये थी कि भाई इस पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान 5 पिटीशंस को स्वीकार किया और 5 पिटीशन स्वीकारने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मई के महीने में इसके ऊपर सुनवाई की और मई के महीने में सुनवाई करने के बाद फैसला आरक्षित कर लिया, जो आज आया है और काफ़ी सारी चीज़ें भी क्लियर की है। तो अभी फिलहाल ये तो कह दिया कि रोक नहीं लगाई है। अब समझते हैं हम लोग सारी बातों को, क्या क्या इसमें खास खास मुद्दा शामिल है और ये भी समझने वाली बात रहेगी कि किन किन मुद्दों को लेकर मुख्य विवाद बना हुआ। तो देखिए, दरअसल हमारी वर्तमान केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में 14 बड़े बदलाव किए और 14 बड़े बदलाव किए जाने के बाद एक नए रूप में इस कानून को प्रस्तुत किया। अब दरअसल ये कानून नए रूप में लागू तो हो गया है, लेकिन फिर भी इसके पहलुओं पर काफ़ी ज़्यादा विवाद बना हुआ है। तो 14 जो बड़े बदलाव किए गए उन बड़े बदलावों पे एक बार हम लोग डाल लेते हैं नज़र। देखिए, अभी जो 14 बदलाव हैं, 14 बदलाव 3 अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहला है वक्फ बोर्ड की जो स्ट्रक्चर है उसके मामले में, दूसरा है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के नियंत्रण पे और तीसरा जो कैटेगरी है वो है वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा कैसे किया जाएगा। अगर बात करें स्ट्रक्चर को लेकर के, तो जो बड़े बदलाव किए गए हैं, पहला बड़ा बदलाव ये है कि अब ये जरूरी कर दिया गया है कि आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव किया है और प्रावधान कर दिया गया कि 2 महिला मेंबर्स का होना जरूरी है। यानी कि जो वक्फ बोर्ड आप बनाएंगे उस वक्फ बोर्ड में अब तक आपने महिलाओं को बाहर रखा था, लेकिन अब जरूरी कर दिया गया कि 2 महिला सदस्य वक्फ बोर्ड में जरूर से शामिल हो। इसके साथ ही ये भी प्रावधान किया गया कि कम से कम 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी होने चाहिए। ये कम से कम संख्या निर्धारित की गई थी उस समय। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद था क्योंकि सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना था कि जब हम बाकी और समुदाय की बॉडीज में नहीं है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे क्यों है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अब आप बाकी और धर्म के लोगों को अनुमति दे रहे हैं शामिल होने के लिए। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात थी शिया सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे, ये भी प्रावधान कर दिया गया है वक्फ बोर्ड के लिए। इसके अलावा बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे, ये प्रावधान किया गया था। और साथ ही ये प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से को रख सकेगी। और साथ ही ये भी प्रावधान किया गया कि तीनों सांसद मुस्लिम पहले होते थे, लेकिन अब कह दिया गया कि जरूरी नहीं है कि सभी सांसद मुस्लिम हो। तो ये एक बड़ा बदलाव है। पहले केवल मुस्लिम सदस्य ही जो हुआ करते थे वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सदस्य बन सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक छूट दी गई है, दरवाजे खोले गए हैं नॉन मुस्लिम लोगों के लिए भी। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं और जिस प्रकार का एक डिस्प्यूट रहा है नॉन मेंबर लोगों को शामिल करने के मामले में, ठीक उसी प्रकार की कंडीशन यहाँ भी रही है डिस्प्यूट की कि क्यों आप नॉन मुस्लिम लोगों को शामिल कर रहे हैं काउंसिल के मामले में। तो दोनों जगह पर ही दिक्कतों वाला मामला और काफ़ी विवाद बना है इसके ऊपर। इसके अलावा अगर बात करें प्रॉपर्टी पर नियंत्रण के मामले में, तो इसमें भी कुछ प्रावधानों पे बड़ा विवाद रहा। जैसे कि पहला प्रावधान कह रहा है कि CAG या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी के ऑडिट के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई या तो CAG या फिर सरकार की तरफ से नियुक्त एक ऑडिटर आएगा, वो चीज़ों को देखेगा। दूसरा जो संशोधन हुआ है इस मामले में वो है राज्य सरकार प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर की नियुक्ति करेगी। तो पहले सर्वे कमिश्नर हुआ करता था, अब ये कह दिया गया कि जिला कलेक्टर जिम्मेदारियों को संभालेगा जब कभी भी प्रॉपर्टी का सर्वे करना होगा। इसके साथ ही ये भी वक्फ बोर्ड के लिए नियम कर बना दिया गया है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी संपत्ति को जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर कराए। चाहे कोई नई संपत्ति बन रही है या पुरानी है, सबका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके साथ ये भी कह दिया गया है कि भाई कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवा कर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी कि क्यों मानता है, किस लिए मानता है और क्या कारण है कि वो जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो वक्फ की
प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि वो सरकारी संपत्ति है, क्योंकि ऐसा डिस्प्यूट चल रहा था और डिस्प्यूट में ये सामने आया था कि बहुत सारी सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ ने कब्जा कर लिया, तो ये विवाद बना हुआ था, तो ये भी चर्चा में था। तो कह दिया गया कि कलेक्टर को लगता है कि जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की है वो वक्फ की नहीं है बट वो सरकारी प्रॉपर्टी है, तो आप राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव कीजिए और राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट दे दीजिए। इसके अलावा एक और प्रावधान जो कलेक्टर के लिए किया गया वो ये किया गया कि जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं दे देता तब तक वक्फ भी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि प्रॉपर्टी जो है वो पूरी तरह से वो सीज रखी जाएगी, ना तो उसका कोई सामान्य व्यक्ति इस्तेमाल कर पाएगा जो क्लेम कर रहा है और ना ही वक्फ उसका इस्तेमाल कर जाएगा जो वक्फ मानता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये चीज़ें भी रोक दी जाएगी। और साथ साथ अगर सरकार का फैसला ना लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकता, ये भी उन्होंने प्रॉपर शामिल कर दिया इसमें। तो अब सीधा कह दिया कि मान लो जब तक डिस्प्यूट चलेगा, विवाद रहेगा, विवाद के दौरान कोई भी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी। इसके अलावा एक प्रावधान ये किया गया है कि भाई जो भी बिना डॉक्यूमेंट वाली वक्फ की प्रॉपर्टी होगी अब उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, यानी कि ज़रूरी है कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी का, तो ही आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाएगा, वरना वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, चाहे उसके अंदर मस्जिद हो या कुछ भी हो। हालांकि अब तक की खास बात ये थी कि एक टर्म है जिसको कहा जाता है वक्फ बाय यूजर, इसका मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड के पास उस संपत्ति के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड फिर भी उस संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि वो लगातार उसके पास है और उसका प्रबंधन कर रहा है। तो इस्तेमाल करते करते भी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो वक्फ के पास है और वक्फ लगातार उसका मैनेजमेंट कर रहा है, उसकी देखरेख भी कर रहा है। लेकिन अब नियम ये आ गया कि वक्फ केवल उन्हीं प्रॉपर्टी को संभाल पाएगा और उन्हीं प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की माना जाएगा जिनके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे। तो ये सारे प्रावधान किसके हैं? प्रॉपर्टी के। इसके अलावा विवादित प्रॉपर्टी के लिए नया प्रावधान ये कर दिया गया है कि धारा 40 अब खत्म होगी और ये कह दिया गया है कि इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार अब नहीं दिया जाएगा, जो कि पहले हुआ करता था। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। तो पहले जो मामला था वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती ना देने का, ये बदला गया और अब ये कह दिया गया कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसला कुछ भी आपको कोर्ट में ले जा सकते हैं, कोर्ट अंतिम निर्णय देगा। पहले कोर्ट का रास्ता नहीं हुआ करता था। साथ साथ ये भी कहा गया कि अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल या राजस्व दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसके अलावा नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ के प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। ये बात भी देख लीजिए, सरकारी संपत्ति सरकार की ही संपत्ति रहेगी। आप सरकारी संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं करते, तो सरकार ने ये प्रॉपर यहाँ पर प्रोविजन कर दिया। तो ये वो 14 बड़े संशोधन थे जिन संशोधनों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चला, विवाद हुए और विवाद के बाद फिर सुनवाई हुई, पिटीशन लगने के बाद में सुनवाई के बाद अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों को डिस्कस किया है, डिस्क्लोज किया है कि वो क्या मानता और क्या वो नहीं मानता। तो इसमें कुछ चीज़ें जो खास डिस्प्यूट में थी, एक इसमें मुस्लिम मेंबर्स वाला, दूसरा नॉन मुस्लिम का मामला इसमें रखा गया कि काउंसिल में भी आ सकते, तो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को लेकर दिक्कत बहुत रही। बिना डॉक्यूमेंट वाला बहुत ज़्यादा रहा क्योंकि वक्फ का खुद ये कहना है कि हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र की ही है। तो ये मेन मुद्दे थे जो डिस्प्यूट में चले थे। तो इसी के आधार पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए ये कहा कि देखिए भाई, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का जो नियम है वो बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आप नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल नहीं कर सकते, बट जहाँ एक तरफ ये कहा गया कि कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए, उसको अब यहाँ पर क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए, केंद्रीय स्तर पर आप हद से हद 4 नॉन मुस्लिम मेंबर रह सकते हो, राज्य के वक्फ बोर्ड के मामले में आप 3 नॉन मुस्लिम मेंबर रह सकते हैं, बट ये मैक्सिमम कंडीशन है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और मिनिमम आप 2 कह रहे हैं तो वो बात भी आपकी ठीक है, मान ली गई है। इसके अलावा ये कह दिया गया कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स भी मुस्लिम हो, सरकार इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान दे। तो अब इसी के साथ ही जो मेनली बनाए हैं संशोधन की स्थिति, उसमें यह आया है कि जो बोर्ड के मेंबर्स वाला मामला था, तो बोर्ड के मेंबर्स को लेकर के सरकार ने प्रावधान किया था कि कम से कम 2 होंगे, तो कोर्ट ने कहा है कि अधिकतम 4 केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर आप अधिकतम 3 कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। इसके अलावा एक प्रोविजन इसमें यह किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को दान करना चाहता है तो वक्फ को संपत्ति दान करने के मामले में वो व्यक्ति कम से कम 5 साल मुस्लिम धर्म का होना चाहिए। अगर वो 5 साल से कम अवधि के लिए मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, यानी कि उसने धर्म बदला हो और धर्म बदल के मुस्लिम हुआ हो, लेकिन 5 साल पूरे नहीं हुए, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को डोनेट नहीं कर सकता। तो ये प्रावधान जो था वो बहुत विवादों में आया। हालांकि इस पूरे मामले में चीज़ें जो थी वो विवादित इस वजह से भी थी कि बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया गया है, कब्जा लिया गया, ये सारी चीज़ें डिस्कस में रहा करती थी बहुत ज़्यादा। तो अब फिलहाल ये किया गया कि देखिए, जो ये 5 साल वाला प्रावधान सरकार ने किया है कि वक्फ को संपत्ति दान करने के लिए 5 साल तक इस्लाम में रहना ज़रूरी है, अभी फिलहाल इसके ऊपर चीज़ों में रोक लगा दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल ये कहना है कि एक्चुअल में हमें भी ये डिस्कस करना चाहते हैं कि किस व्यक्ति को एक प्रैक्टिशनर मुस्लिम माना जाएगा, कि वो मुस्लिम धर्म का भी प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी आएगी तब ये देखा जाएगा कि 5 साल वाला नियम रखना है या नहीं रखना है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन के लिए पहले सरकार ने संशोधन करके नियम ये बनाया था कि
कि कलेक्टर रिपोर्ट आने तक वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अब फिलहाल ये कह दिया गया है कि देखो कलेक्टर को दूर रखो, अगर कोई भी मुद्दा सुलझाना है तो वक्फ की ट्रिब्यूनल सुलझाएगी या फिर कोर्ट सुलझाएगा। अब यहाँ पर डिस्कस जो होगा मुद्दा वो यहाँ डिस्कस होगा, ना कि कलेक्टर के पास में। तो ये भी परिवर्तन किया गया। तो सरकार ने क्या किया और फिर कोर्ट ने क्या किया, ये आपको यहाँ पर एक ही तस्वीर में इजीली दिख जा रहा है। थोड़ी सी बात वक्फ की और वक्फ बोर्ड की भी कर लेते हैं और वक्फ की संपत्ति भी कर लेते हैं। तो वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है कि किसी मुस्लिम के द्वारा अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर दे दी गई हो। यानी कि कई बार होता है ना कि जो चीज़ें होती है व्यक्ति की अपनी निजी प्रॉपर्टी है, धन भी हो सकता है, संपत्ति भी हो सकती है। तो मान लो कि वो संपत्ति व्यक्ति अपने पास नहीं रख रहा, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति का प्रबंधन अल्लाह के नाम पे किया जाए, ये अल्लाह की संपत्ति है। तो इस वजह से व्यक्ति उस संपत्ति को दान कर देता है वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड फिर अल्लाह के नाम पर उस संपत्ति का प्रबंधन करता है। हालांकि इस प्रकार की संपत्ति को दान में दिए जाने के पीछे का उद्देश्य होता है समाज कल्याण, धार्मिक या फिर परोपकारी उद्देश्य। एक देखने वाली बात यह भी है कि वक्फ की संपत्ति को बेचा, दान में देना या फिर विरासत में रखा नहीं जा सकता। वक्फ की संपत्ति का मतलब है कि वो अल्लाह की संपत्ति है, तो उसका इस्तेमाल सामाजिक कल्याण के लिए किया जाएगा, ना कि किसी के निजी हित के लिए। इसके माध्यम से मस्जिद बनाना, मदरसे बनाना, कब्रिस्तान बनाना, गरीबों की मदद करना या धार्मिक आयोजन के लिए जमीन का इस्तेमाल करना, ऐसे कार्यों में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन्हीं प्रॉपर्टी को संभालने की जिम्मेदारी आई है वक्फ बोर्ड के पास में, यानी कि इन्हीं प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। और भारत में वक्फ बोर्ड की कहानी शुरू हुई है वैसे खासतौर पर वक्फ अधिनियम 1995 से। तो ये लीगल स्टेटस जो है वो यहाँ से इसको मिल गया था। और वक्फ अधिनियम 1995 के तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। साथ ही केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी बनाई गई है, जो राज्य बोर्ड को मार्गदर्शन का कार्य करती है। अब वक्फ बोर्ड बनाने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वक्फ से होने वाली आय का धार्मिक और सामाजिक कार्यों के अंदर उपयोग करना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वक्फ संपत्तियों पर होने वाले अतिक्रमण को रोकना, यानी कि कोई भी व्यक्ति कब्जा न ले। और इसकी एक सदस्य संख्या भी होती है जिसके अंदर अध्यक्ष के साथ साथ अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगर बात करें कि भारत में कितनी वक्फ की संपत्तियां, तो देखिए टोटल वक्फ की संपत्तियां हैं 8.72 लाख, यानी कि 8,72,000 से ज्यादा संपत्तियां फिलहाल रजिस्टर मानी जाती हैं वक्फ बोर्ड की। और ये समझिए कि ये सारी संपत्तियां पूरे देश के मामले में 38 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करती हैं, यानी कि इतनी भूमि के ऊपर ये फैली हुई हैं। लेकिन 8,72,000 जो संपत्तियां हैं, इसमें से 4 लाख संपत्तियों से ज्यादा ऐसी जो वक्फ बाय यूजर है, यानी कि इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बस लंबे समय तक वक्फ बोर्ड इनका संचालन कर रहा है, इनका इस्तेमाल कर रहा है, प्रबंधन कर रहा है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि ये संपत्तियां मेरी संपत्तियां, बट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ही ऐसा कोई सबूत है जिससे पता चलता कि किसने ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दी है। और बहुत सारी संपत्तियां तो ऐसी जो स्वतंत्रता से पहले की है और मानी जाती है कि वक्फ बोर्ड के अधीन है। और इन सारी प्रॉपर्टीज की जो टोटल वैल्यू है वो 1.2 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो ये सारी वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है और किन किन मुद्दों पर विवाद है और किस प्रकार के संशोधन सरकार ने किया, वो सारा मुद्दा भी मैंने आप लोगों का डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि एक कंप्लीट आप लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, आपको कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। और अंत में आप लोग एक काम कर सकते हैं, और वो ये है कि एक ईजी से क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। और आंसर देने के साथ साथ अगर आप लोग द हिंदू की क्लास चाहते हैं हिंदी भाषा में काफी अच्छे से, तो आपको मिल सकती है रोज सुबह 9 बजे स्टडी IQIS हिंदी यूट्यूब चैनल पे, जहां न्यूज एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी कराया जाता है। तो जरूर जुड़िए सुबह 9 बजे हमारे साथ। और साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच में, और ये बैच आप लोग के लिए बहुत खास है। उसकी लास्ट डेट है 15 सितंबर एडमिशन की। ये बैच इतना खास है कि आप लोग को यहाँ KL लाइव कोड यूज करने से मिल जाता है खास डिस्काउंट। तो स्टडी IQ का कोई भी आप कोर्स लेते हैं तो KL लाइव कोड यूज करके लेंगे तो बहुत डिस्काउंट मिलेगा। प्रतिज्ञा प्लस बैच में आपको मिलती है 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं, और यहाँ आपका कंप्लीट सिलेबस होता है। साथ ही आपको आंसर राइटिंग, CSET और करंट अफेयर्स तैयार करवाई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप में आप लोग को यहाँ पर प्रॉपर मार्गदर्शन मिलता है, जो भी आपको चाहिए होता है वो सारी समस्याओं का समाधान यहाँ मिलता है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज की आप टेंशन नहीं लेनी, वो सब भी अवेलेबल है। 11,000 का कैश प्राइज आप लोग को दिया जाता है अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और साथ ही आप लोग की पूरी फीस रिफंड हो जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस बैच के, और एक प्रकार का ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोग के लिए। बिल्कुल आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, और इसके साथ ही आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर, और साथ ही QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोग के लिए हम लोग फाइल्स को शेयर करते हैं और डिस्कशन भी यही होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो सब हो गई अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी की बात हम लोग करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।